मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की मुख्यमंत्री की खबर के साथ। मुख्यमंत्री ने विधायक से विकास का रोड मैप मांगा है। विकास के लिए 5 साल के एजेंडे पर फोकस रहेगा। सभी विधायकों के साथ 1-to-1 मीटिंग करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। 3 दिन तक 1-to-1 मीटिंग चलेगी। आज जबलपुर उज्जैन संभाग के विधायकों से मिलेंगे और इसके बाद भोपाल नर्मदापुरम के विधायकों से बात होगी सीएम की। तो आज अलग संभाग की बात होगी, उसके बाद भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के विधायकों से वो बातचीत करेंगे। तो ये 1-to-1 चर्चा मध्य प्रदेश के विकास के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1-to-1 चर्चा की जाएगी कि प्रदेश के विकास के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। रोड मैप मांगा जाएगा विधायकों से कि वो क्या सोचते हैं कि क्या बेहतर हो सकता है। 5 साल के एजेंडे पर फोकस होगा कि ये जो 5 साल सरकार चलेगी, इन 5 सालों में क्या मुख्य एजेंडा रहने वाला है। सभी विधायकों के साथ 1-to-1 मीटिंग करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और 3 दिन तक 1-to-1 मीटिंग चलेगी। बता दें कि आज जबलपुर उज्जैन संभाग के विधायकों से मिलेंगे सीएम और इसके बाद भोपाल नर्मदापुरम विधायकों से बात होगी और इसी तरह ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। 3 दिन तक 1-to-1 मीटिंग चलेगी। अलग अलग संभागों के विधायकों से बातचीत करते मिलते जुलते नजर आएंगे मुख्यमंत्री। शैलेंद्र चौहान संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी आपके पास, मुख्य उद्देश्य क्या है 1-to-1 मीटिंग का? देखिए, बिल्कुल सीएम डॉक्टर मोहन यादव, अब लोकसभा चुनाव हो चुका है और उसके बाद बजट भी आ चुका है। उनका फोकस है किस तरह विकास के रोडमैप को जनता के बीच ले जाएं, किस तरह से ज्यादा मध्य प्रदेश का विकास करें, इसी पर उन्होंने फोकस किया है। और उसकी सबसे अहम कड़ी कहीं ना कहीं ये नाराजगी होती है कि विधायकों की बात नहीं सुनी जाती है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नई शुरुआत की है। उन्होंने सारे विधायकों को अपने पास बुलाना शुरू किया है। वो 1-to-1 बैठकें कर रहे हैं। पहले संभागवार बैठक लेते हैं, उसके बाद विधायकों से 1-to-1 मिलते हैं, बंद कमरे में चर्चा करते हैं। वो पूछते हैं जिले में क्या दिक्कत आ रही है, ब्यूरोक्रेसी किस तरह काम कर रही है। इसी के अलावा विधायकों से पूरा रोड मैप मांगा जाता है कि उनका विजन क्या है, आने वाले 5 साल में वो क्या करना चाहते हैं, कौन से बड़े प्रोजेक्ट अपने शहर में विधानसभा में चाहते हैं और कौन से ऐसे काम जिससे कि जनता को फायदा हो। इस तरह की पूरी एक रिपोर्ट वो लेते हैं। और वहां पर तकनीकी दिक्कतों के साथ ही अगर जनप्रतिनिधियों के आपस में तालमेल समन्वय में कमी आती है, उसको लेकर पूछते हैं। तो अभी वो रीवा शहडोल संभाग की चर्चा कर चुके हैं। जबलपुर और उज्जैन के विधायकों को बुलाया गया है, उनसे चर्चा होगी। इसके बाद भोपाल की बारी, नर्मदापुरम की, मालवा की और इसके अलावा निमाड़ की। तो कहीं ना कहीं सीएम का फोकस है कि उस हर जो जनता को ज्यादा सुविधाएं पहुंचाई जाए, ज्यादा से ज्यादा विकास का रोड मैप किस तरह, उसको लेकर फोकस करना है। सबसे अहम बात है कि इस बार 3,62,000 करोड़ से ज्यादा का जो बजट आया है, उस बजट में अलग से पहली बार सरकार एक और प्रावधान किया है कि विधायकों को 500 करोड़ रुपए की अलग अलग ऐसे प्रोजेक्ट भी दे रही है शहरों को, जिलों को, जिसमें ज्यादा से ज्यादा काम हो सके। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार का पूरा फोकस डेवलपमेंट को लेकर है, विकास को आगे बढ़ाना है और ग्लोबल समिट होने वाली इसको लेकर प्लानिंग। सबसे बड़ा मुद्दा है विकास जिसे हम कह रहे हैं और ये 1-to-1 विकास के मद्देनजर बहुत ज्यादा जरूरी है। बने रहिए शैलेंद्र, आप हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कार्य समिति की आज बड़ी बैठक होगी और बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, सीएम विष्णुदेव साय, प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 2000 से भी ज्यादा पदाधिकारी शामिल होंगे। बैठक में निकाय और पंचायत चुनाव पर मंथन किया जाएगा। आने वाले चुनाव को लेकर नेताओं को टास्क भी दिया जा सकता है। साथ ही आने वाले दिनों में संगठन की कार्य योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। 2000 से भी ज्यादा पदाधिकारी शामिल होंगे। संगठन की आगामी कार्य योजनाओं पर चर्चा होगी। उससे भी बड़ी बात यह कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी कार्य समिति की जो बैठक है वो आने वाले विजन को तय करेगी। रायपुर में कार्य समिति की बैठक होगी जिसमें कि निकाय पंचायत चुनाव पर भी मंथन होगा। तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ गई है। तनु, आज जो ये मीटिंग होने वाली है जिसमें कि केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे, ये कितनी अहम है?
जी बिल्कुल, देखिए आज भाजपा कार्य समिति की अहम बैठक है वो होने वाली है और इस बैठक में कई खास मुद्दों पर विचार विमर्श जो है वो किया जाना है। राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में करीब 10 बजे से ये बैठक जो है वो होगी और इस बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, सीएम साय, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव समेत तमाम वरिष्ठ नेता जो है वो मौजूद रहेंगे और इस बैठक में मंडल से डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के करीब 2000 से ज़्यादा पदाधिकारी जो है वो शामिल होंगे और इस बैठक के माध्यम से और इन सभी मंत्रियों की उपस्थिति में इन कार्यकर्ताओं को बेहतर परफॉर्मेंस के लिए सराहना जो है वो दी जाएगी। इसके साथ ही बैठक में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर भी मंथन किया जाएगा। आगामी चुनाव को लेकर कार्य योजना यहाँ पर तैयार की जाएगी। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को बेहतर परफॉर्मेंस के लिए आगामी चुनाव में वो बेहतर परफॉर्मेंस करें, इसके लिए टास्क भी जो है वो दिए जाएंगे। साथ ही संगठन को लेकर भी चर्चा होगी। इसके अलावा आगामी चुनाव में नगरीय निकाय चुनाव की हम बात करें या पंचायत चुनाव की हम बात करें, ऐसे में योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से किस तरह से किया जाए इस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही आम पब्लिक से जुड़ने का काम भी यहाँ पर किया जाएगा। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आज गहन से विचार विमर्श जो है बैठक में की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया तनु जानकारी साझा करने के लिए। तो आज की जो कार्य समिति की बैठक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले जो चुनाव हैं उनको लेकर भी चर्चा की जा सकती है। अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। बीजेपी से कमलेश शाह प्रत्याशी है तो कांग्रेस से धीरन शाह मैदान में है। गोंगपा से देवरान भलावी मैदान में है। अमरवाड़ा में त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। देखना यह होगा कि आखिर किसकी जीत होगी और जनता किसे चुनेगी। उपचुनाव है क्योंकि इससे पहले जब चुनाव हुए थे विधानसभा के तो उस वक्त यहां से कमलेश शाह को बम्पर वोट मिले थे और कमलेश शाह ने जीत हासिल की थी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ा था। अब वो क्योंकि बीजेपी में शामिल हो चुके हैं तो बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है अपना और धीरन शाह कांग्रेस के प्रत्याशी है। बीते कुछ दिनों में आपने अमरवाड़ा में कई बड़े दिग्गजों को भी देखा होगा प्रचार प्रसार करते हुए अमरवाड़ा के रण के लिए, लेकिन आज का ये दिन और भी ज्यादा खास हो जाता है जब आज ये अग्नि परीक्षा है कमलेश शाह की, धीरन शाह की। आखिर जनता के दिल पर कौन राज करेगा। 13 जुलाई को मतगणना होगी और उसके पहले अमरवाड़ा की जंग। कुल 2 लाख से भी ज्यादा वोटर्स हैं, 1 लाख से भी ज्यादा पुरुष मतदाता है। इसके अलावा अगर बात करें अगर महिला वोटरों की तो यहां पर महिला वोटर 1,27,000 से भी ज्यादा बताए जा रहे हैं। तो ये है अमरवाड़ा का रण। 2023 में विधानसभा चुनाव हुआ था लेकिन अब उपचुनाव। राजेश कर्मेले संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, वोटिंग शुरू हो चुकी है, क्या लोग जागरूक नजर आ रहे हैं? क्या यहाँ लोगों को पता है कि दोबारा से चुनाव हो रहे हैं और आज जाकर वोट डालना है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मतदान शुरू हो चुका है। 7 बजे के आसपास लोगों का आना शुरू था। महिलाओं में खासा उत्साह दिख रहा है। ये मेरे पीछे तरफ जो आप बूथ देख रहे हैं ये विशेष तौर पे महिलाओं के लिए बनाया गया है। अभी खाली है, इसके पहले यहाँ पर लंबी कतार थी। चूंकि अभी इक्का दुक्का महिलाएं यहाँ आना शुरू है। इसके अलावा उस तरफ जो आप देख रहे हैं महिला और पुरुषों की भीड़ है, वो भी एक बूथ है। यहाँ पर लोगों में उत्साह है क्योंकि चुनाव जो है वो तीसरी बार फेस कर रहे हैं। इसके पहले विधानसभा चुनाव हुआ था, इसके बाद लोकसभा में उन्होंने वोटिंग की और अब फिर से वोटिंग करने जा रहे हैं। इसको लेकर के लोगों का मानना है कि वो इस बार निश्चित तौर पर मतदान करेंगे। निकल भी रहे हैं, मौसम साफ है, मौसम खुला हुआ है, चूंकि बारिश है नहीं, इस वजह से मतदाता आसानी से निकल रहा है। जी बिल्कुल राजेश, लेकिन अमरवाड़ा को थोड़ा समझना चाहेंगे आपसे क्योंकि आपने करीब से देखा है अमरवाड़ा को और आप समझते भी हैं। कमलेश शाह जब कांग्रेस में थे उन्होंने जीत हासिल की थी यहां से 2023 में जब विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन इस बार वो बीजेपी से प्रत्याशी बनाए गए हैं। अमरवाड़ा की जनता का मूड किस तरीके का है, मुद्दे यहाँ के क्या है, क्या लगता है कि कितना खास होने वाला है? और त्रिकोणीय मुकाबला है क्योंकि यहाँ पर देखिए कांग्रेस के नजरिए से बेहद अहम चुनाव है। लंबे समय से कमलेश शाह यहाँ पर विधायक रहे हैं। इसके पहले यहाँ पर गोंडवाना के मनमोहन शाह भट्टी ने एक बार विधायकी की है। इसके बाद से लगातार कमलेश शाह ने यहाँ पर चुनाव जीता है। इस बार उन्होंने पार्टी बदली है, खेमा बदला है। उनके लिए भी ये चुनाव प्रतिष्ठा का विषय है क्योंकि आदिवासी इलाका है, पूरा क्षेत्र जो है आदिवासी बाहुल्य है। इस वजह से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की यहाँ उपस्थिति बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। यहाँ पर जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय माना जा रहा है। यदि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने खासे वोट दिए तो कांग्रेस को बड़ा डेंट लगने की संभावना है और कांग्रेस इससे डरी हुई है।
ये एक वजह है यहाँ पर। उन्होंने जो कांग्रेस का जो प्रत्याशी दिया है वो चूंकि धार्मिक तौर पर उतारा है उन्होंने, इस वजह से बीजेपी में भी खलबली दिखाई दी है। क्योंकि पहले जो था शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है, लेकिन प्रत्याशी के सामने आने के बाद चुनाव दिलचस्प हो गया है। अभी जो फिलहाल स्थितियां हैं, मुख्यमंत्री ने यहाँ 3 से 4 सभाएं हाल में ली है। इसके अलावा कांग्रेस से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी यहाँ मौजूद रहे हैं। तमाम नेताओं ने यहाँ कमान संभाली है। चुनाव बेहद दिलचस्प है, मतदाता भी उत्साहित है और यही वजह है कि अभी सुबह 7 बजे से मतदाता निकल रहा है। जी ठीक है, नजर बनाए रखिएगा। राजेश, दोबारा से आपसे जानकारी लेंगे क्योंकि फिलहाल बहुत ही ज्यादा अहम ये अमरवाड़ा का जो उपचुनाव है। हालांकि 7 बजे से वोटों की शुरुआत भी हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मोहन कैबिनेट की। मोहन कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। ई विधान परियोजना का प्रस्ताव भी आएगा और कहा यह जा रहा है कि कई अहम प्रस्ताव ऐसे हैं मोहन कैबिनेट में जिन पर मुहर लग सकती है, जिन्हें मंजूरी मिल सकती है। आज देखना होगा कि मोहन कैबिनेट पे किन विषयों पर चर्चा की जाएगी। शैलेंद्र चौहान हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आज मोहन कैबिनेट में कौन से ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जो पेश किए जा सकते हैं और जिन पर मुहर लग सकती है? देखिए, बिल्कुल सबसे अहम बात यह है कि जो मानसून सत्र में बजट पेश किया गया है 3,65,000 करोड़ का, अब उस बजट को लेकर किस तरह खर्च करना है, तो आज मोहन कैबिनेट में 1 दर्जन से ज्यादा बड़े प्रस्ताव आने वाले हैं। और सबसे अहम है कि आने वाला जो सिंहस्थ है उसको लेकर एक बड़ा राशि खर्च होना है, तो उससे जुड़े हुए प्रोजेक्ट को लेकर, इसके अलावा सड़कों के प्रोजेक्ट को लेकर, उसके अलावा जो विकास के बड़े प्रोजेक्ट है उसको लेकर कुछ प्रस्ताव आने वाले हैं। जो धार्मिक विभाग को जिस तरह उज्जैन शिफ्ट किया गया है, अब वहां पर नया सेटअप किस तरह करना है, वहां पर डायरेक्टरेट किस तरह चलेगा, उसको लेकर राशि जो खर्च होना है उसको लेकर, तो कैबिनेट में कई अहम प्रस्ताव आज आने वाले। एक प्रस्ताव ई विधानसभा को लेकर है। कहीं ना कहीं जो अब मध्य प्रदेश सरकार धीरे धीरे विधानसभा और विधायक जो काम है उनको भी ई लाइब्रेरी या ई विधान के हिसाब से आगे बढ़ाने हुए दिख रही है। सबसे अहम बात है कि अभी तक छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो वहां की विधानसभा कार्रवाई आप लाइव देख सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो अब प्रदेश की सरकार इस पर भी फोकस कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा काम ऑनलाइन हो, जितना ज्यादा नई तकनीक का उपयोग होगा उतना ज्यादा फायदा होगा। इसी हिसाब से विधायकों को भी ट्रेन किया जा रहा है, स्टाफ को भी आगे ट्रेन किया जा रहा है। तो निश्चित ही ई विधान का जो प्रोजेक्ट है आज सबसे अहम होगा और कैबिनेट उसे मंजूरी देगी और उसके बाद हो सकता है कि आने वाले सत्र में आप विधानसभा को लाइव देख सकेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए शैलेंद्र। ये बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा आने वाले विधानसभा के लिए जिस तरीके से चर्चा की जा रही है। ग्वालियर में गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। निगम की गाड़ियों ने आग पर काबू भी पाया है। लगभग 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद रहीं आग को बुझाने के लिए। दमकल की आग लगने से लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। गत्ता फैक्ट्री थी ये और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। 20 गाड़ियां दमकल विभाग की मौके पर पहुंची। हालांकि एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, ये उसी फैक्ट्री की तस्वीर है जहां पर आग लगी है। गत्ता फैक्ट्री, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। ग्वालियर से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और दमकल की 20 गाड़ियों ने आग को बुझाया है। किसी तरह आग पर काबू पाया गया है। गत्ता फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लगी। ग्वालियर की तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मनीष गुप्ता अग्रवाल के 3 पीन से गिर पड़ी, 3 पीन से गिर पड़ी। यहाँ चकी मारे पहला गोल हुआ अफत। पर हम यादव धर्म कांटे के आगे जो पुल है ओवरब्रिज, उसके पीछे जो पुल के नीचे ही फैक्ट्री और रेलवे की लाइन है, उसी के बगल से गत्ता फैक्ट्री और कबाड़ी की फैक्ट्री थी, तो उसमें आग लगी है। कोई मनीष अग्रवाल हैं, वही जो अग्रवाल है ना, अग्रवाल कंपनी जो जिनका रंगमहल गार्डन भी है,
संगम गार्डन भी है, और वो मोहन शराब जो बारादरी पे लगी थी, ये सब उन्हीं की फैक्ट्रियों में आग लग रही है। सुशील संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, आग कैसे लगी और कितना नुकसान हुआ है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, देर रात भीषण आग लगी है और ये आग वैष्णोपुरम इलाका है हजीरा के, वहां स्थित सिद्धि विनायक एसोसिएट्स की जो गत्ता फैक्ट्री है, इस गत्ता फैक्ट्री में आग लगी। और जो वहां प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं उन्होंने बताया कि तेज जो है शॉर्ट सर्किट हुआ है संभवतः, उसके चलते आग लगी। आग लगने की वजह से जिस गत्ता फैक्ट्री में रखा हुआ गत्ता, कागज और अन्य कबाड़ा, उसमें भीषण आग लग गई थी और यही वजह कि आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया था। गोदाम भी था और इसी के चलते जब भीषण आग लगी तो आसपास के लोगों ने नगर निगम की फायर ब्रिगेड को खबर दी। फायर ब्रिगेड करीब आधे घंटे बाद पहुंची और उसके बाद सुबह तक यहाँ आग बुझाने का दौर चलता रहा। लगभग 20 गाड़ी यहाँ फायर ब्रिगेड पानी डाला गया है इस आग को बुझाने के लिए और उसके बाद ये आग बुझ पाई। प्रारंभिक तौर पर ये जानकारी मिली कि मनीष अग्रवाल की ये फैक्ट्री और मनीष अग्रवाल का ही रंगमहल गार्डन था जिसमें करीब 2 महीने पहले आग लगी थी। इसके अलावा बारादरी में भी इनकी एक गोदाम में आग लगी थी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो आग लगी थी उसमें प्रारंभिक तौर पर तो यही सामने आ रहा है कि शॉर्ट सर्किट से लगी थी। 8-10 लोग जो वहां थे आग लगने के दौरान उनको तत्काल बाहर निकाल लिया गया था। हालांकि आसपास रिहायशी एरिया है तो कुछ जो पास के मकान है उन मकानों तक भी इसका धुआं पहुंचा था, लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था। लेकिन गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई इसमें और समय रहता जो है सुबह तक इसमें आग बुझाने का काम चला और लगभग 20 से 22 गाड़ी दमकल की यहाँ पानी बुझाने में, आग बुझाने में पानी इसका लगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी साझा करने के लिए। तीन पीने से गिर पड़ी यहाँ चकी मारे। विदिशा में न्यूज 18 की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद सिरोंज एसडीएम उस दुकान पर कार्रवाई की जहां खाद्य तेल से खाना बनाया जा रहा था, जिसके खाने से एक ही परिवार के 4 सदस्यों की तबीयत खराब हो गई थी। अब मामले में एसडी टीम जो है दुकान को सील कर चुकी है, साथ ही तेल के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। अब इस मामले में खाद्य विभाग भी एक्शन मोड में है और आगे की कार्रवाई करने के लिए सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। तेल के सेवन से 4 लोग घर के बीमार हो गए जो हॉस्पिटलाइज हुए पहले सिरोंज में, और फिर वो कंडीशन उनकी सीरियस थी तो उनको भोपाल रेफर किया गया है। क्योंकि इस तेल के सेवन से अन्य लोगों को भी अगर बीमारी हो सकती है तो लोग स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पे जो सप्लायर हैं जिनके यहाँ से जिस किराना दुकान के पास हमने जांच की थी वहाँ पे हम गए तो उन्होंने बताया जो सप्लायर है वहाँ पे हम सीलिंग की कार्रवाई कर रहे हैं और उस किराना दुकान के भी समस्त तेल के स्टॉक को सील किया गया है। गोदाम को तहसीलदार साहब के द्वारा वो सील किया गया है। हमने जिले की जो फूड इंस्पेक्टर हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया है, आज उनको पाबंद कर दिया है कि कल वो आएँ और वो प्रॉपरली, क्योंकि वही कम्पिटेंट है तो वो इस तेल का। दिनेश संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या जानकारी आपके पास? कार्रवाई जो की गई है उसके बाद क्या यहाँ पर लोगों को समझ आया है? बिल्कुल अच्छी का मैं आपको बता दूं, विदिशा के सिरोंज का पूरा मामला है जहाँ पर ग्राम टोकरा निवासी एक व्यक्ति हैं जो यहाँ पर खाद्य तेल के लिए यहाँ पर लेने के लिए पहुंचते हैं दुकान पर और तेल लेकर वो घर जाते हैं। इसके बाद उसी तेल से यहाँ पर खाना बनाया जाता है, जिसके बाद परिवार के 4 सदस्यों की यहाँ पर तबीयत खराब हो गई थी। उल्टी दस्त के तहत यहाँ पर पेट दर्द की शिकायत यहाँ पर होती है। फिर वो मरीजों को जो है सिरोंज अस्पताल ले जाता है, यहाँ प्राथमिक उपचार के बाद कहीं ना कहीं उनको भोपाल रेफर कर दिया जाता है और फिलहाल में उनका इलाज यहाँ पर भोपाल में जारी है। लेकिन न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और कलेक्टर तक भी हमने मैसेज पहुंचाया था किस तरीके से यहाँ पर बात की जाए। अंशिका की खाद्य तेल की बात हम करें तो कई दुकानों पे यहाँ पर जो है रीपैकिंग होती है अलग अलग नामों से, गिने चुने नामों से। यहाँ पर जैसे कृषि तेल जो आता है मैंने उसके बाद यहाँ पर कीर्ति तेल बनाया जाता है, उसके मिलजुल नाम रुचि का रची बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये खाद्य विभाग को भी इस मामले में गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है कि कोई जो ब्रांडेड तेल है उनके नाम से यहाँ पर डुप्लीकेट यहाँ पर पैकिंग की जा रही है, ग्राहकों को यहाँ पर चूना तो लगाई जा रहा है, साथ उनकी सेहत के साथ भी यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है। तो विदिशा के खाद्य विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं कि जिस तरीके से विदिशा जिला कोई छोटा मोटा जिला नहीं, काफी बड़ा
जिला बड़ा शहर है और इस तरीके से अगर कहीं भी जिले के दूर दराज इलाकों में या जिला मुख्यालय पर किसी प्रकार के यहाँ पर जो खाद्य तेल यहाँ पर पैकिंग की जा रही है डुप्लीकेट और अन्य तेलों की यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं इस पर अब हालांकि अपन ने न्यूज 18 इस खबर को दिखाया प्रमुखता से, उसके बाद बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली है। दुकान और जो अन्य डिस्ट्रीब्यूटर था उसका पर यहाँ पर सीधी कार्रवाई की गई और आगे की कार्रवाई के लिए एसडीएम ने कहा कि खाद्य विभाग की टीम यहाँ पर साहब यहाँ पर पहुंचेगी। बहुत शुक्रिया दिनेश जानकारी साझा करने के लिए। उज्जैन में पति पत्नी के बीच मारपीट का मामला सामने आया है और बच्चों को लेकर मारपीट हुई है। कहासुनी के बाद दोनों में मारपीट हो गई, एक दूसरे पर लाठी बरसाते दोनों दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई है। अब वो आपको फुटेज भी दिखाएंगे जहां आप देख सकते हैं कि पति और पत्नी के बीच कैसे मारपीट हो रही है। उज्जैन का यह मामला है। बच्चों को लेकर दरअसल पूरी कहासुनी शुरू हुई और कहासुनी के बाद ये मारपीट का सिलसिला, एक दूसरे पर लाठी बरसाते दोनों दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई। अजय पटवा संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। अजय, मामला क्या है, विस्तार से बताइए। देखिए, उज्जैन के पवासा थाना क्षेत्र के पांड्या खेड़ी में रहने वाले संदीप और खुशी का विवाह हुआ था। तभी से दोनों इसी क्षेत्र में रह रहे थे, लेकिन पति पत्नी के आपसी विवाद के बाद कुछ महीने पहले ही दोनों अलग रहने लगे थे। एक दिन पहले ही दोनों के बीच में बच्चों को लेकर विवाद हुआ था, जिसकी एफआईआर जो है पवासा थाना क्षेत्र में उन्होंने कराई थी, जिसको लेकर पुलिस ने इनको समझाइश भी दी थी। लेकिन मंगलवार को दोनों पक्षों के बीच एक बार फिर कहासुनी हो गई और दोनों में देखते देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट तक नौबत आ गई। मामले का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें साफ दिख रहा है कि दोनों पक्ष आपस में मारपीट करते नजर आ रहे हैं, जिसमें दोनों तरफ से पक्ष एक दूसरे को लट और पत्थरबाजी करते दिख रहे हैं। जिसमें संदीप के परिवार के लोग पत्नी खुशी के घर पर घुसकर जो है सीसीटीवी कैमरे को नुकसान भी पहुंचाते हैं और इसके साथ जो है इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस का ये कहना है कि अब दोबारा इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई होनी भी चाहिए। बहुत शुक्रिया अजय जानकारी साझा करने के लिए। और अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर। ग्वालियर के गत्ता फैक्ट्री में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका।